नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक। यूपीएससी 2016 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से, उन सारे क्वेश्चंस की एक संकलन, एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी, ताकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का आपको आइडिया लगे कि यूपीएससी 2016 वाले में, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हुए थे ऑनलाइन, उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी ताकि आपको पढ़ने में भी एक आइडिया लग सके और हो सके क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना हम सीरीज। पहला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा। यह क्वेश्चन 20 दिसंबर 2017 को पूछा गया था यूपीएससी एग्जाम में। इसके ऑप्शंस हैं रोजगार और सांकेतिक आय में वृद्धि, उत्पादन और कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 है सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, और ऑप्शन नंबर 4 है उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। देखिए, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन और संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि होने के कारण सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है, यह क्वेश्चन भी 20 दिसंबर 2017 को यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था 2016 वाली भर्ती में। पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर 3 है कर भार, ऑप्शन नंबर 4 है कराघात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर भार। क्या होगा? कर भार। देखिए, आय या लाभ पर कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को कर भार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? आय या लाभ पर कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? कर भार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में ग्रामीण विकास डैश के साथ शुरू हुआ। फिर इन ब्लैंक से क्या होगा यहाँ पे? ये क्वेश्चन 16 दिसंबर 2017 को पूछा गया था यूपीएससी 2016 एग्जाम में। आपके ऑप्शंस हैं लघु किसान विकास एजेंसी, ऑप्शन नंबर 2 है सेवा दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 3 है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 4 है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आपको बता दें 2 अक्टूबर 1952, कब? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास का शुभारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास का आरंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952। ये डेट आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास के लिए किया गया यह पहला प्रयास था। ग्रामीण विकास के लिए किया गया यह पहला प्रयास था। देखिए, होता क्या है ना, आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ग्रामीण विकास के लिए किया गया पहला प्रयास कौन सा था, तो आप कहेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगर ये पूछ दिया सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1952। तो क्वेश्चन डिफरेंट बन सकते हैं, बस एक क्वेश्चन से ही 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी आप देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएसओपी में ई किसका प्रतीक है? यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2017 को पूछा गया था यूपीएससी 2016 वाले एग्जाम में। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर 2 है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर 3 है अर्निंग, ऑप्शन नंबर 4 है एक्सेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम्प्लॉई। क्या होगा? एम्प्लॉई। और ईएसओपी में ई किसका प्रतीक है? एम्प्लॉय का। और ईएसओपी का फुल फॉर्म पूछ दिया तो क्या बताएंगे आप?
एम्प्लॉय, ई से एम्प्लॉय, ठीक है, एस से स्टॉक, एस से क्या हो जाएगा स्टॉक, ओ से क्या हो जाएगा ऑनरशिप, क्या हो जाएगा ऑनरशिप, और पी से हो जाएगा प्लान। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप, सॉरी एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको देखिए सारे क्वेश्चंस जो हैं आप बिल्कुल एक बार देख लीजिए, सब प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं, आप एक बार इनको देख लेंगे, हो सके क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप इसके लिए भी अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, प्रीवियस पेपर अच्छे से अच्छे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, निम्न में से कौन सा एक कर का बचत निवेश है, निम्न में से कौन सा एक कर का बचत निवेश है। यह क्वेश्चन 15 दिसंबर 2017 को पूछा गया था यूपीएससी 2016 वाले एग्जाम में। आपका ऑप्शन है गृह ऋण मूलधन चुकौती, ऑप्शन नंबर 2 है सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, ऑप्शन नंबर 3 है जीवन बीमा प्रीमियम, ऑप्शन नंबर 4 है सावधि जमा यानी एफडी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सावधि जमा यानी एफडी, इसका राइट आंसर होगा एफडी, यानी निम्न में से कौन सा एक कर का बचत निवेश है, एक कर का बचत निवेश कौन सा है एफडी है, कौन सा सावधि जमा, इसे हिंदी में कहते हैं। अगर आपसे देखिए कभी कभी इंग्लिश के जो टर्म्स होते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं, आपको एफडी समझ में आ जाएगा, या अब इसे कहा जाए सावधि जमा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा सा इंग्लिश इकोनॉमिक्स में इंग्लिश को ध्यान दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2017 को पूछा गया था यूपीएससी 2016 वाले एग्जाम में। ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रपति। इजी क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर जानते होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्या बताएंगे आप, तो अभी ये भी याद रखेगी 1 जनवरी 2015 को, कब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, किसी रूप में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, यही आपकी स्ट्रेटजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए। वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए। यह क्वेश्चन भी 14 दिसंबर 2017 को यूपीएससी 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संतुलित बजट, ऑप्शन नंबर 2 है जेंडर बजट, ऑप्शन नंबर 3 है आनुपातिक बजट, ऑप्शन नंबर 4 है शून्य आधारित बजट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शून्य आधारित बजट, इसका राइट आंसर होगा। देखिए होता क्या है, आपको बता दें कि शून्य आधारित बजट का प्रयोग सर्वप्रथम 1962 में, कब 1962 में पीटर पायर द्वारा, किसके द्वारा, देखिए सारे नाम अब याद रखिए। शून्य आधारित बजट का सर्वप्रथम प्रयोग कहते हैं, सर्वप्रथम जो शून्य आधारित बजट का प्रयोग सर्वप्रथम 1962 में, कब 1962 में पीटर पायर द्वारा, किसके द्वारा, पीटर पायर द्वारा अमेरिका में किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, थोड़ा क्वेश्चंस का रूप बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। आपको पता है शून्य आधारित बजट का प्रयोग, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देगा। 1962 में शून्य आधारित बजट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, पीटर पायर ने। किसने, पीटर पायर ने। कहाँ पर किया, अमेरिका में किया था, ठीक है। अच्छा, शून्य आधारित बजट है, यह होता क्या है, इसमें क्या होता है, शून्य आधारित बजट में प्रत्येक वर्ष को नए वर्ष के रूप में माना जाता है। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक वर्ष को एक नए वर्ष में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो को भाई पूरा देखिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप कर देंगे, पूरा नहीं देखेंगे, होता क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, ठीक है। अपनी तैयारी को जारी रखिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2017 को यूपीएससी 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन फर्स्ट है सिंचाई, ऑप्शन नंबर 2 है भूमि विकास, ऑप्शन नंबर 3 है भूमि बंधक, ऑप्शन नंबर 4 है शुष्क भूमि खेती। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूमि बंधक। भूमि बंधक इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? जो कृषि ऋण है भारत में वो किस योजना के अंतर्गत किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता? तो भूमि बंधक योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं कहलाते हैं। यह क्वेश्चन 19 दिसंबर 2017 को यूपीएससी 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। फंड यानी निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कर बचत, ऑप्शन नंबर 2 है इंडेक्स फंड, ऑप्शन नंबर 3 है गिल्ड फंड, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 गिल्ड फंड इसका राइट आंसर होगा। आप बता दें कि गिल्ड फंड क्या है? गिल्ड फंड एक प्रकार से जान लीजिए कि गिल्ड फंड वे म्यूचुअल फंड है, एक प्रकार से म्यूचुअल फंड ही है। ठीक है, गिल्ड फंड वे म्यूचुअल फंड हैं जो सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। क्या? गिल्ड फंड वे म्यूचुअल फंड हैं जो सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार कब दिया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन यूपीएससी 2016 वाले एग्जाम में 19 दिसंबर 2017 को पूछा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 30 जनवरी 1991, ऑप्शन नंबर 2 30 जनवरी 1992, ऑप्शन नंबर 3 30 जनवरी 1988, ऑप्शन नंबर 4 30 जनवरी 1990। राइट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 1992 को 30 जनवरी 1992 को सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार दिया गया था। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कब? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको पूर्ण वैधानिक अधिकार 1992 को 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। आशा करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपको इस सीरीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो यार वीडियो को आप जरूर लेकर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को अरेंज करना। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से सारी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन हर सेक्शन की सिलेबस वाइज करवाई जाएगी। ठीक है।